हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के सेकंड पेपर का टॉपिक सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री में लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड में अकबर की भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे, क्योंकि बाद के उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों ने भी अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का ही प्रयोग किया था। शुरू करते हैं। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था। शासक बनने के उपरांत अकबर ने देखा कि सम्राट के हाथ में भूमि का थोड़ा सा ही अंश है, जिसे खालसा कहते थे। राजकोष में धन अत्यधिक कम था, अतः अकबर ने अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु प्रयास किए। 1563 ईस्वी में उसने एतमाद खां को खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु नियुक्त किया था, यानी उसने अधिकारी नियुक्त किया था एक तौर पर 1563 ईस्वी में एतमाद खां को। इसमें आगरा, दिल्ली एवं लाहौर का एक हिस्सा सम्मिलित था। इसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर था। 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया गया और टोडरमल को उसका सहायक नियुक्त किया गया। 1569 ईस्वी में शहाबुद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया। इसने नस्क एवं कनकूत प्रणाली अपनाई। इसमें ज़मीन की पैदावार को मोटे तौर पर आकर यानी उसका निरीक्षण करके या जो जांच पड़ताल करके प्रत्येक खेत की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी। उस पर सरकार कर निर्धारित कर लिया जाता था, यानी किसी ज़मीन की जांच पड़ताल करके किस हिसाब से पैदावार हुई है औसत पैदावार निकाल कर उसकी कर निर्धारित कर देते थे। 570 से 71 ईस्वी में नस्क प्रणाली त्याग कर राजा टोडरमल ने भूमि की वास्तविक नाप तोल कराई। असल पैदावार को आंककर कर निर्धारण किया गया। यह प्रणाली सफल सिद्ध हुई और आगामी 10 वर्षों यानी 1580 ईस्वी तक अपनाई गई। यानी 1570 में शुरू हुई थी और 1580 ईस्वी तक अपनाई गई। आईने दहसाला। आईने अकबरी से पता चलता है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। टोडरमल ने आईने दहसाला आज्ञा पत्र जारी किया। टोडरमल ने समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कराई। माप की इकाई सिकंदर लोदी का गज था, जिसकी माप 41 अंगुल या 33 इंच थी। गज की माप में जरीब का इस्तेमाल होता था। इसमें सन की रस्सी प्रयुक्त की जाती थी, जो गर्म मौसम में बढ़ जाती थी और ठंड में सिकुड़ जाती थी। अतः अकबर ने सन की रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब चालू की, जो लोहे की जंजीर से बंधे होते थे। क्षेत्रफल की इकाई बीघा थी, जो 60 गज गुणा 60 गज अर्थात 3600 वर्ग गज होता था। आईने अकबरी में लिखा है कि सम्राट ने भूमि कर संबंधी दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए 10 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू करने का निर्णय लिया। इस प्रकार लोग संतुष्ट हो गए तथा सम्राट के बहुत आभारी हो गए। सम्राट के सिंहासन पर बैठने के 15वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक के काल के एकत्रित कुल भूमि कर का जोड़ लगाकर उसका 10वां भाग वार्षिक भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। भूमि का वर्गीकरण यानी आईने दहसाला में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। आईने अकबरी से पता चलता है कि भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था पोलज। यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी, जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी। वर्ष में 2 फसलें प्राप्त की जाती थीं। इस भूमि से प्रतिवर्ष सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। अब दूसरी है परौती। वह भूमि थी जिस पर लगातार 2 से 3 वर्ष खेती करने के पश्चात पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष के लिए परौती बिना खेती की छोड़ दी जाती थी। तीसरे प्रकार की भूमि थी चाचर भूमि। ये वह भूमि होती जो कृषि योग्य होने या उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 3 या 4 वर्ष परौती छोड़ दी जाती थी। अब चौथी थी बंजर भूमि। ये सबसे निम्न कोटि की भूमि थी, जो 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। प्रथम 3 श्रेणियों की भूमि की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी। पिछले 10 वर्षों की पैदावार के आधार पर प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। सरकार औसत पैदावार का 1/3 कर के रूप में वसूल करती थी, 1/3 कर के रूप में वसूल करती थी।
सभी विवरण पटवारी के कागजों में अंकित रहता था। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया जाता था। लगान 10 वर्षों के बाद औसत के अनुसार नगद रुपये में लिया जाता था। टोडरमल की यह 10 साला भूमि या जब्ती प्रथा या टोडरमल बंदोबस्त कहलाती है। भूमि कर की राशि वित्तची कानूनगो तथा पटवारी द्वारा रखे गए लेखे जोखों के आधार पर आलमगुजार, सहायक आलमगुजार तथा अन्य अधिकारी निश्चित करते थे। पोलज एवं परौती भूमि से सामान्यतः उपज का 1/3 भूमि कर वसूल किया जाता था, 1/3 किया जाता था पोलज और परौती भूमि से आमतौर पर सामान्यतः। भू राजस्व की दर क्या थी? रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर की सूचियां तैयार कराईं, जिन्हें दस्तूर कहते थे। प्रत्येक दस्तूर में सभी तरह के अनाजों के प्रचलित भावों का लेखा जोखा भी रहता था। अब भूमि कर एकत्रित कैसे किया जाता था, ये भी पढ़ेंगे। वर्ष में 2 बार भूमि कर एकत्रित किया जाता था। प्रथम जब रबी की फसल कटने वाली होती थी और दूसरी बार जब उस समय जबकि खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती थी। मालगुजारी एकत्रित करने का कार्य परगनों तथा जिलों में सरकारी अधिकारियों आमिल तथा आमल गुजार करते थे। गांव का मुखिया, मुकद्दम, कानून को पटवारी, फौजदार तथा वित्तची आदि उनकी सहायता करते थे। शेरशाह सूरी के समय से 2 अतिरिक्त कर जरीवाना एवं महासिलाना भी चले आ रहे थे। जरीवाना सर्वे करने वाले की फीस थी, महासिलाना कर एकत्रित करने वाले की फीस थी। यह प्रत्येक अदा किए गए लगान पर 1/2% से 5% तक देने पड़ते थे। अकबर ने कृषकों पर कर का दबाव कम करने के लिए उनसे यह अतिरिक्त कर जरीवाना एवं महासिलाना लेना बंद कर दिया। अधिकारियों को यह भी निर्देश था कि वह कृषकों के साथ नरम व्यवहार करेंगे। कर निर्धारण की प्रणाली। आईन अकबरी में कर निर्धारण की 3 प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। ये गल्ला बख्शी, जब्ती एवं नस्क थी। अब गल्ला बख्शी देखेंगे क्या है। भारत में भूमि कर निर्धारण की प्राचीन प्रणाली थी। इसे बटाई भी कहा जाता था। यह प्रणाली ठट्टा, काबुल तथा कश्मीर में प्रचलित थी। बटाई 3 प्रकार से होती थी। खेत बटाई, खड़ी फसल से अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांट कर निर्धारित कर दिया जाता था। लंग बटाई, खेत काटने के बाद किसान फसल को खलिहान में लाता था। यहाँ अनाज से भूसा अलग निकाले बिना किसान व राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था। रास, अनाज से भूसा अलग निकालने के पश्चात राज्य का हिस्सा निकाला जाता था। अब जब्ती क्या है वो भी पढ़ेंगे। जब्ती से आशय किसान व सरकार के बीच उस समझौते से था जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था, चाहे खेत में कितनी ही पैदावार हो अथवा ना हो। इसकी दर जमीन की उपज शक्ति और उसकी स्थिति पर निर्भर थी। जब्ती को नगद अथवा जमई भी कहते थे। यह प्रणाली कृषकों को पसंद थी। जब्ती प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मुल्तान, अवध, आगरा, मालवा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर एवं गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित थी। अब नस्क अथवा कनकूत प्रणाली के तहत जमीन के मोटे तौर पर पैदावार आंकी जाती थी। यह प्रणाली कृषक के लिए अलाभकारी एवं झंझटपूर्ण थी, जो बंगाल, उड़ीसा, बरार एवं कश्मीर में प्रचलित थी। यह रैयतवाड़ी प्रणाली थी। इसमें किसान एवं सरकार के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। अब पढ़ेंगे अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन। भूमि बंदोबस्त प्रणाली से क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी को जाता है। शासनकाल है शेरशाह सूरी का। अकबर ने अपने अधिकारी राजा टोडरमल की सहायता से भूमि बंदोबस्त प्रणाली को और अधिक स्पष्ट एवं व्यावहारिक बनाया। विसेंट स्मिथ
एवं W.H. मोरलैंड आदि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि अकबर के काल में कृषकों की दशा अच्छी नहीं थी। वस्तुतः ये दोनों साम्राज्यवादी इतिहासकार यह सिद्ध करना चाहते थे कि हम अंग्रेजों का शासन अकबर से बेहतर है, हमारे राज्य में किसान अधिक खुशहाल है। इसलिए उन्होंने तथ्यों की अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली में दोष निकालने का प्रयास किए। वास्तविकता को हम आईन अकबरी से समझ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि अकबर की भू राजस्व प्रणाली कृषकों के लिए लाभदायक थी। इस तारतम्य में प्रोफेसर श्री राम शर्मा, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद एवं डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी आदि ने अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली को उचित बताया है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिए हैं कि अकाल एवं तथा सूखा पड़ने के समय कृषकों को भूमि कर से छोड़ दी गई। कृषकों को तकाबी ऋण वितरित किए गए ताकि वे बीज, पशु, कृषि यंत्र आदि ले सकें। ब्रिटिश काल की तुलना में कर की दर कम थी, यह उपज का 1/3 थी, और बल्कि अंग्रेजों के शासनकाल में आधा 1/2 थी। कृषकों को राज्य के अधिकारियों के धोखे तथा भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए थे। S.M. जाफर महोदय ने अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली को शानदार तथा दीर्घकालीन लाभप्रद बताया है। इससे सरकार एवं कृषक दोनों संतुष्ट थे। अकबर का राजकोष भी भर गया। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।